भ्रष्टाचार का जड़ है सोनिया गांधी। मैंने त्याग कर दिया, सब झूठ है। वड्रा का नाम आना चाहिए। तो बुद्धू है, कभी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो देशभक्त तो हैं ही, नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो भ्रष्टाचार को लेकर देश में जो पूरा आंदोलन हुआ है उनके जनक हैं ब्रह्मा, जिन्होंने 2G के मामले को एक अपना पर्सनल फाइट बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले को पहुंचाया। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका चौथी दुनिया में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। राजा जी को आपने जेल भेज दिया, कहीं वही जेल के अंदर है। चिदम्बरम साहब का फैसला आने वाला है जी, आप इंतजार कर रहे हो बहुत बेसब्री से। जी, मैं इंतज़ार में तो है ही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत की है और उन्होंने इतनी मेहनत की है छिपाने के लिए, और सारा दोष राजा पर डाल दिया है। और राजा जूनियर पार्टनर निकला, सीनियर पार्टनर तो यही थे। और ये सिर्फ इस केस में नहीं, पर अनेक में उनका भ्रष्टाचार का है। हम तो बहुत इंतज़ार में हैं, और प्रतीक्षा इसीलिए कि क्योंकि ये वैसे भ्रष्टाचार का जड़ है चिदम्बरम, सिर्फ इसमें नहीं अनेक में। बट इसमें शुरू कर देंगे तो फिर बाकियों में भी लाना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में फैसला आ जाना चाहिए। और मैंने तो सिर्फ प्राइमा फेसी केस नहीं प्रूव की, मैंने तो उसकी फाइनल कन्विक्शन के लिए जो आर्गुमेंट्स देनी चाहिए वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। तो मैंने पूरी आशा के साथ। तो ये काफी लंबी लड़ाई है कोर्ट के इस पूरे चक्कर से। यस। कि वो फाइलें तैयार करना, फिर वो जाना, अपने लाइन में खड़े रहना, अपने वक्त का इंतजार करना, तो ये तो बहुत ही टीडियस काम है ये। हाँ, क्या काम तो बहुत टीडियस है, बट तपस्या है, तपस्या के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस हिसाब से हम 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का आकलन करते हैं? देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तो है कि जिस दाम पर लोगों ने लाइसेंस खरीदा सरकार से, और उसके बाद उन्होंने अपने शेयर के अधिकांश हिस्से उन्होंने विदेशी कंपनी को बेच दी। जैसे स्वान ने लगभग सारा बेच दी एटिसलाट को, और यूनिटेक ने टेलीनॉर को, टाटा ने डोकोमो को, इस तरीके से वोडाफोन को एसआर ने बेच दी। इस तरीके से ये सब लोगों ने बेचा, और उनका तो प्योर सिर्फ यानी शुद्ध व्यापार था, और उनको 8 गुना से कम नहीं मिला। टाटा को तो 13 गुना मिला। तो जितना राजस्व आई लाइसेंस बेचकर भारत सरकार को, इन टेलीकॉम कंपनीज को, उसको आप मान लीजिए 10 से बढ़ा देते हैं, 10 गुना कर देते हैं, तो 1,76,000। सो दिस इज द कैलकुलेशन। नहीं, एक ये है, राइट। और भी अन्य तरीके हैं, और सारे तरीके से अराउंड 1,76,000 की एस्टिमेट आती है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें मैंने विवरण दिया है। और मैं आज कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि CAG का एनालिसिस ठीक नहीं है, मैं इतना ही कहता हूँ कि CAG को भूल जाइए। कितने दाम पर इन लोगों ने बेचा, खरीदने वाला भी कोई मूर्ख नहीं है, वो भी कमर्शियल है। हाँ। ये बेचने वाला भी कोई मूर्ख नहीं, ये कमर्शियल है। तो जब इनको 8 से 13 गुना तक मिली है, तो एक बीच का नंबर ले लीजिए 10, तो जितना सरकार को मिली 14,000 करोड़ मिली, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 हो जाती है। उसके बाद CDMA का कन्वर्जन, ये सब जोड़ करके 2 लाख तक चली जाएगी। हाँ, 2 लाख तक चली जाएगी। तो इसीलिए ये इसका कोई जवाब देता नहीं है कि फिर यदि लाइसेंस सही दाम पर बेची तो फिर 8 गुना 10 गुना
13 गुना क्यों मिला? दूसरा है कि आप टैरिफ को सस्ता करने के लिए आपने कम दाम पर बेचिए, तो फिर आपने इनको दूसरे कंपनीज को बेचने के लिए अनुमति क्यों दी? और यदि उनके विदेशी कंपनी को बेचने के बाद भी दाम कम है तो फिर सरकार भी नीलाम करती तो दाम कम होता। एक सवाल उठ रहा है कि सारी बातें प्रधानमंत्री को मालूम थी और वाहनवती ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। ये वाहनवती के रोल के ऊपर कुछ आप बताएं कि क्या ये अटॉर्नी जनरल का एक पॉलिटिकल इस्तेमाल है? तो अब वो इस पर अभी तक हम लोग आए नहीं। क्योंकि आखिर में उनका एक ही दोष है कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की अनुमति के बिना जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है उसके अनुसार वो सलाह नहीं दे सकते जब तक लॉ मिनिस्ट्री उसको रेफर नहीं करती हो, और उन्होंने उसका उल्लंघन किया। तो उल्लंघन क्यों किया? उनको कुछ मिला उसमें? इसका तो जांच होने की बाकी है, वो आगे किया जाएगा। अभी तो बड़े मगरमच्छ लगे हुए हैं, वह पकड़ने में लगे हुए हैं। अभी और कौन कौन से बड़े मगरमच्छ हैं? मेरी राय में चिदम्बरम के बाद वड्रा का नाम आना चाहिए। उसके बाद दो और नाम है। एक जो बड़े प्रबल शक्तिशाली सलाहकार के इसमें यूपीए में है, उनका नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि मैं उतना दूर पहुंचा नहीं हूँ। ओके। और जांच भी मैंने पूरा किया है, वड्रा का किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद सर्व जो हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को आप इतना हेट क्यों करते हैं? मैं कोई हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए घृणा की सवाल ही नहीं है, परंतु आप देखिए उसके बारे उसने पहले तो उसने देश को झूठ बोली अपने नाम के बारे। बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम है, दूसरा नाम यहाँ सोनिया है। दूसरा है कि उसने जिस जगह में पैदा हुई पार्लियामेंट में रिकॉर्ड में जो दी वो भी झूठ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने झूठ बोल दी। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन झूठ बोलता है उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त उसके और भी कुकर्म देखिए। उसने जो लोगों ने जिनका षड्यंत्र में हिस्सा है ऐसा सीबीआई ने सोचा राजीव गांधी की हत्या में, उनके साथ गठबंधन कर ली डीएमके। उतना नहीं है, ये 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 4 को तो किसी हालत में मृत्यु दंड देनी चाहिए। उनके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि इनको माफ किया जाए। लेकिन एक बात बताइए कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ का जो कंट्रोवर्सी है 1944 और 1946, आप कोर्ट भी गए? कोर्ट से फिर आपको फिर आगे जो है मामला कहाँ तक पहुंचा? ये बात ये है कि मैं कोर्ट में जहाँ तक बाकी मामलों में उसकी जो तस्कर काम किया है उसने और केजीबी से पैसा लिया है, ये सब मैं हाई कोर्ट में गया था जब एनडीए सरकार थी। राइट। तो सीबीआई को नोटिस दिया गया, कोर्ट ने सीबीआई गई वहाँ जांच करने के लिए, वापस आकर कहा कि हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, परंतु वो देंगे नहीं जब तक हम एक लेटर रॉगेटरी नहीं भेजेंगे। लेटर रॉगेटरी के लिए यहाँ से कोर्ट से एक एफआईआर रजिस्टर करना होगा, फिर जाकर कोर्ट से अनुमति मांगनी होगी। परंतु वाजपेयी सरकार ने एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार, वाजपेयी सरकार ने मना कर दिया, एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया। मैं उसमें बहस करने लगा कोर्ट में, उस तक इन्होंने चुनाव जल्दी कर दी और हार भी गए। अच्छा, फिर एक और मसला आया था सोनिया गांधी के एफिडेविट का जो आपने उठाया था। हाँ, वो मैं उसमें तो हमारी जीत ही हो गई थी कि ये स्वीकार हो गया कि उसने झूठ बोला है। परंतु चीफ जस्टिस बालकृष्ण ने कहा कि बड़े हृदय के व्यक्ति बनो, छोड़ दो, हो गया, अब आगे नहीं करेगी। इस तरीके से हमारी पिटीशन को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया। और जो पहले कहती थी कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, दूसरा जो अभी 2009 में जो एफिडेविट फाइल की उसमें उसने ड्रॉप कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, मिनिस्टर खुद रह चुके हैं, चंद्रशेखर जी के ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपने काम किया है। ये बताइए कि ये पूरा जो इस लीडर को देख करके आपको क्या लगता है कि क्या एक अच्छा प्रधानमंत्री बनने का क्वालिटी राहुल गांधी में है या नहीं?
वो तो बुद्धू है, वो तो कभी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। एक तो उसका प्रॉब्लम है कि जब वो पैदा हुआ तो माँ इटालियन सिटीजन थी, तो इटालियन लॉ के अनुसार वो ऑटोमेटिकली इटालियन बन जाता है और वो इटालियन सिटीजन के रजिस्टर में नाम होती है। उससे हटाने के लिए उसको जो हाँ शपथ लेनी पड़ती है, उसको रिनाउंसिएशन कहते हैं, त्याग करने का उनका एक प्रक्रिया है। उसमें वो कभी उसने किया नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कहने के मुताबिक इसके पास इटालियन पासपोर्ट है। जब ये बॉस्टन में पकड़ा गया था 1,60,000 डॉलर कैश में, तब भी उसके पास इटालियन पासपोर्ट थी। तो ये सारे बातों के देखकर मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने अखबार वालों को कहा था कि सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। जब ये ऐलान हो गया कि वो 5 बजे शाम को जाकर शपथ लेने वाली है या राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने के न्योता देने वाले हैं, तब मैं 12:30 बजे उसी दिन 17 मई को आप राष्ट्रपति से मिले थे? मिला। मैंने उनको बताया ये नहीं बन सकते, और मैंने बताया, सारा दिखाया उनको, और वो कन्विंस हो गए। तो 3:30 बजे उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि 5 बजे मत आओ। आपने क्या दिखाया राष्ट्रपति को? एक तो दिखाया कि हमारे संविधान, हमारे कानून में उस समय इन्होंने संशोधन करके हटा दिया, परंतु वो संवैधानिक नहीं है, और कभी दोबारा आएगा तो मैं चैलेंज कर दूंगा। उस समय ये हमारे सिटीजनशिप एक्ट में लिखी थी कि कोई भी विदेशी हमारे देश का नागरिक बनता है तो उनके ऊपर वही अंकुश लगेगी जो भारतीय उनके देश में बनने पर लगती है। अब इटली में आप पैदा नहीं हुए तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकती यहाँ। ये मैंने दिखाया। दूसरा, मैंने उनको बताया कि आप RAW से पूछ लीजिए, ये इनके 2 पासपोर्ट्स हैं, इटालियन और इंग्लिश एंड इंडियन। सोनिया गांधी की अभी भी है। और मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने राष्ट्रपति से सीधा कभी पूछा नहीं उस समय के राष्ट्रपति से, परंतु उन्होंने ये भी सोनिया को बताया कि ये भी बाहर आ जाएगा। और मैंने सुना कि जो चिट्ठी उन्होंने 3:30 बजे लिखी, उसमें मेरा नाम का जिक्र है कि इनका कंप्लेंट आया है और उस पर मुझे जांच करनी है, सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, इलेक्शन कमीशन को भेजना है। ये राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी? हाँ, अभी तक उस चिट्ठी का डिक्लेयर नहीं किया, यानी प्रकाशन नहीं किया है। मैं तो कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं गलत तो ये जो 3:30 बजे का चिट्ठी आई उसका आप उसको प्रकाशित कर दीजिए, लोगों को दिखाया जाए। तो आपको कहने का मतलब है कि जो एक दिन पहले सोनिया गांधी ने लेटर ऑफ सपोर्ट उन्होंने दिया था, 340 चिट्ठियों की अलग अलग MPs की चिट्ठी उन्होंने दी थी समर्थन में। उसमें एक चिट्ठी ये था, सबने ये लिखा था, मैं फलाना निर्वाचित फलाना जगह से सोनिया गांधी के नाम का प्रस्तावित करता हूं प्रधानमंत्री के लिए। उसमें एक ये भी था कि मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित सोनिया गांधी को मैं प्रस्तावित करती हूँ। तो ये जो मैंने त्याग कर दिया सब झूठ है। आपको कभी कभी डर नहीं लगता है? नहीं, मैं तो पैदा होने समय से बिना बेड में डर रहा हूँ। ये तो सबकी, मेरी माँ की तो कंप्लेंट यही होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह का तो पॉलिटिकल कल्चर है नहीं, पता नहीं क्या हुआ मेरे में। हम लोग 1947 में इंडिया में थे और हमारे पिताजी गवर्नमेंट में थे, तो हमारी सरकारी कोठी तुर्कमान गेट के बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो सर्कुलर रोड, उसको आज पता नहीं उसकी कोई क्या नया ना, वो जो सड़क रामलीला ग्राउंड के साथ चलती है। तो 1947 में जब दंगे हो रहे थे, मैं एक दिन पैदल चले गया। मैं क्या 6.5 साल का था। मैं तुर्कमान गेट के अंदर चले गया, वहाँ पूरा दिन घूम के फिर आया। तो मैं माँ ने तो इतनी दुखी हुई। तो ये तो हमारा एक कमजोरी है, क्या करें। लड़ना जो है वो डरना ना डरना जो है ठीक है। लेकिन एक चीज तो मुझे लगता है कि जिस तरह के आरोप आप लगाते हैं, क्या आपके पास सारे सबूत हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं
जिस तरीके से आप देखिए किरण बेदी पे हमला हुआ, जिस तरीके से रामदेव के ऊपर जो है पूरी जांच हो गई, जेल में भेजने की उनकी तैयारी है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कभी आपको भी पकड़ के जेल में डाल सकती है? कितने सरकार मेरे खिलाफ थे, वाजपेयी सरकार मेरे खिलाफ राइट। उन्होंने दुनिया भर की जांच कराई। और उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो तो हमसे बहुत चिढ़ते थे इंदिरा गांधी, और वो इमरजेंसी में मैंने तो उनका सारा पोल खोल दिया था। तो दुनिया कम्युनिस्ट सारे मेरे खिलाफ। सो अभी तक नहीं निकला तो नहीं है, इसके में यही मानना चाहिए। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो नया जनरेशन है, वो मैं आपको स्वामी जी, मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली एडमिट कर रहा हूं कि वो आपको एक डेमी गॉड की तरह पूछते हैं। वो ट्वीट में ऐसे ही लगता है। और बहुत सारे एक कंट्रोवर्सी अभी हाल में हुई थी, जो आपका एक डीएनए में जो आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल के ऊपर हमने चौथे दिन पे कार्यक्रम भी किया था। मैंने देखा है। लोग आपसे बहुत कुछ अब एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि जो करप्शन का जो रियल फाइटर इस देश में अगर कोई है तो वो बिल्कुल आप हैं, जो लीगली भी लड़ रहे हैं, थ्योरेटिकली भी लड़ रहे हैं, और नए नए एविडेंसेस और नए नए सबूतों के साथ और ठोस सबूत के साथ आप, और उसको एक जो कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन पे सारे केसेस को आप लेकर के जा रहे हैं। आपकी पार्टी कहीं नजर नहीं आती है, क्या कारण है? मैंने पार्टी बनाने के लिए भी नहीं सोचा। मैंने इतना ही किया, मैंने जयप्रकाश जी को मेरा वचन दिया था, मैं जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे पटना बुलाया था, बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा कि सारे लोग यानी त्याग करने वाले हैं, पर तुम मत जाना, ये पार्टी दोबारा एक दिन पैदा होगी। तो मैंने तो वचन दे दिया था, मैं बना रहा हूँ। और अब पार्टी चलाने के लिए आजकल सब कार्यकर्ताओं की आदत खराब हो गई है। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, दुनिया भर के लिए ऑफिस चाहिए, 50 टिफिन के लिए चाहिए, नाश्ता के लिए चाहिए, आने जाने के लिए चाहिए। तो ये इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, और करोड़ों रुपए आज की परिस्थिति में कोई दान नहीं देता है। सही बात है। हाँ, तो मैंने सोचा कि जब ये गठबंधन की सरकार बनने वाली है, 2 बार मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 1 MP पर। अकेला मैं जीत सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड नहीं होगी तो मैं अकेला कभी भी जीत सकता हूँ। और तो इसीलिए हम हैं, सरकार बनाने, सरकार में जाने में कोई समस्या नहीं है। तो हमारे साथ जो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, वो सारे हैं, वो ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते हैं। नहीं तो इतना मैं दौरा, इतनी मीटिंग्स और ये सारे अभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक खबर ये भी चल रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि आप शायद ये चिदम्बरम के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई लोग की विरोध है मेरे आने में, बट जहाँ तक संघ परिवार है उनका पूरा और जो हिंदुत्व है और जो ये साधु संत लोग हैं, ये सारे सोचते हैं कि आप बीजेपी का हिस्सा बनना चाहिए। मैं बन जाता, मैं तो पहले जनसंघ ही था। 1980 में मुझे सरसंघ चालक उस समय थे बाला साहब देवरस। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि किसी हालत में स्वामी को हम बीजेपी में आने नहीं देंगे, तो आप फिलहाल कुछ और कर रही है। तो अभी जो विरोध हो रहा है वो जरूर वैसे लोगों से हो रहा होगा जो स्ट्रेटजिशियन हैं, बड़े वकील हैं, या उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई दिमाग वाला आदमी पार्टी में आ जाएगा तो उनकी जो है स्थिति खराब हो जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा गए हैं क्योंकि वकील हैं, उसमें हम कोई कम नहीं है। कोई ऐसे गए हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम उसमें भी कोई कम नहीं है। कोई ऐसे कहते हैं कि हम आम सभाएं कर सकते हैं। मैं तो देश भर में आम सभा अभी भी कर रहा हूँ, उस समय भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। तो दूसरा, और आखिर में मैं समझौता कर नहीं करूँगा। मेरे घर के अंदर ही कोई भ्रष्टाचार करेगा तो मैं वहाँ भी उंगली दिखाऊंगा, तो घर की बात बाहर बोल दूंगा, ये कई लोगों को डर होता है। लेकिन संघ का जो स्नेह है उससे मैंने इतना तो कह दिया है, बहुत अशोक सिंघल को भी कह दिया, मैंने माननीय मोहन भागवत जी को भी कह दिया कि जब भी वो समझेंगे ठीक,
मुझे मैं तो अलग पार्टी जिद नहीं करता हूँ चलाने के लिए, विलय करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन बीजेपी तैयार है मैं उस दिन तैयार हूँ। तैयार है। उस आर्टिकल पे वापस आते हैं, हाँ। जो डीएनए में आया। जी जी। देखिए, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत एक इमोशनल सवाल मैं कर रहा हूँ कि देखिए, मुसलमानों को बहुत आहत हुआ इस आर्टिकल को पढ़ के। हाँ। मैंने आपके आर्टिकल को डिफेंड जरूर किया, लेकिन जो मैं जनरल लोगों से मैंने बातचीत की कि एक तो प्रोपेगेंडा फैल गया, आर्टिकल में जो कुछ नहीं था वो भी लोगों तक पहुंच गया, है ना। तो ये आपको नहीं लगता कि आपके जैसे व्यक्ति को इस तरह के कमेंट से दूर रहना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए? कौन सा कमेंट? देखिए, अधिकांश समस्या तो अनुवाद से हुआ है। जो उर्दू में अनुवाद हुआ है, जो हिंदी में अनुवाद हुआ है, जो कन्नड़ में अनुवाद हुआ है, उसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ के, और जो सोनिया गांधी के हितैषी लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर केस डालने के लिए उन्होंने झूठा बोल दिया। परंतु मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोर्ट में मुझे कब मौका मिलेगा बहस करने के लिए, क्योंकि मैं चिकनाचूर कर दूंगा इनका केस। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को राइट नहीं है। हाँ, राइट। जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला कॉन्वोकेशन एड्रेस 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया, उन्होंने यही कहा। मुसलमान के लोग के कई नेता कहते, परसों भी टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में जो सूफी मुसलमान हैं उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू से आए हैं, इसीलिए हम लोगों को हिंदू के साथ रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो ये स्वीकार करेगा उसको हम अपना परिवार का हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहीं मुसलमान के प्रति कोई नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं की। एक और सवाल जो पॉलिटिकल सवाल है कि आडवाणी जी रथ यात्रा पे जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रधानमंत्री के लिए फिर से अपनी दावेदारी दे रहे हैं, चाहे वो प्रेस में कुछ भी कहें। आपको नहीं लगता है कि अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस देश में एक अच्छा माहौल बना हुआ है कि विपक्ष, अगर खास करके बीजेपी ढंग से स्ट्रेटजी बना के चले तो कांग्रेस 50 सीट तक भी जी वो सिमट कर रह जाए? आपको, आपके एनालिसिस में क्या लग रहा है कि क्या आडवाणी जी की ये फैसला ये कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है? वो तो परिणाम से पता लगेगा। मैंने पहले ही कहा था कि 3 रास्ते हैं आजकल, आज की वर्तमान परिस्थिति में जहां भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है। एक बाबा रामदेव जिन्होंने आम जनता को इकट्ठा किया और कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं और नो डाउट। हाँ। दूसरा है कि नए कानून बना करके लड़ सकते हैं, वो अन्ना किया है। और तीसरा है मेरा कि आज के वर्तमान कानून में ही हम लोगों को दंडित कर सकते हैं। तो यही 3 है। अब पदयात्रा करना, वॉकआउट करना, ये सब, ये तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक में उसका कोई असर है। अच्छा, ये जनरल सवाल जो लोगों के दिमाग में, जहन में है, खास करके देश का यूथ भी जानना चाहेगा और इस पे आपकी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि जो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए जो रस्साकसी चल रही है मोदी वर्सेस आडवाणी, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, मोदी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे या लाल कृष्ण आडवाणी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि हम उसमें नहीं जाते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मेरे अनुभव में मैं कभी नहीं सोचता था कि चंद्रशेखर, हालांकि मैंने ही बनाया था राजीव गांधी से मिलकर, चंद्रशेखर कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका जो अकड़ और के दृढ़ता, ये मुंह पर बोल देना, ये सारा जो है वो चलता नहीं था। ऐसा लोग कहते थे कि उसको अलग करने में सब लोग लगे हुए थे, लेकिन बन गए। फिर मैं कभी नहीं सोचता था कि नरसिम्हा राव बनेंगे, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि देवेगौड़ा बनेंगे। और गुजराल बैठे हुए वहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफ़ी पी रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए। अभी मनमोहन सिंह तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं बोल सकता। तो ये कितना भी स्पर्धा हो बेफजूल है। ये प्रारब्धा एक शब्द है संस्कृत में,
वो प्रारब्धा ही तय करती है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि सब हम अच्छे काम करते जाएं और भगवान तय करेगा। तो ये मोदी के गुजरात के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है कि वेदर डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, मुसलमानों की स्थिति, बहुत सारी बातें हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं, मोदी ने कई क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, लेकिन कई क्षेत्र हैं जहां उनके आंकड़ों के अनुसार, उन्हीं की सरकार के आंकड़ों के अनुसार बहुत पीछे चले गए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको कहते हैं, या हंगर इंडेक्स, कई चीज़ों में उनका मैंने देखा है कि एक तो जो आम जनता जो ऑफिस में जाते हैं उनको उनके लिए परेशानी बहुत कम हुई है, तो आम जनता बड़ी प्रसन्न है। दूसरा है कि उन्होंने ऑफिसर्स को पूरा छूट दे दिया है कि करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, नीतीश कुमार की तरह। नीतीश कुमार एक हद तक, बट ये तो बहुत दूर गए। तो इसीलिए ऑफिसर सब उसके पूजा करने वाले लोग हैं। यद्यपि आजकल एक हमसे पुलिस में एक विद्रोह का भावना आ गई है। तीसरा है कि सेठों का उन्होंने बड़ा ख्याल किया, और सेठ के पकड़ मीडिया में, इसमें सब में है। तो आदमी बहुत मेहनती है, परंतु पार्टी से बात करिए वहाँ वो नाराज, मिनिस्टर से बात करिए नाराज, RSS से बात करिए, स्वयंसेवक से, मैं संगठन नेताओं की यानी पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आम लोगों से नाराज, विश्व हिंदू परिषद नाराज। तो उसको कहीं ना कहीं एक थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा कि पार्टी कार्यकर्ता का क्या है, उसकी इज्जत के लिए उसको फ़ोन करेगा तो फ़ोन उठाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए। मिनिस्टर को कहना चाहिए अच्छा तुम भी बड़े चित्र का पोस्टर लगा दो, कोई हर्जा नहीं, मेरा बड़ा तुम्हारा छोटा ऐसा अनिवार्य नहीं है, इस तरीके से उसमें है। बट जरूर उन्होंने GDP ग्रोथ यानी पूरा एक मैक्रो सिस्टम कहते हैं, मैक्रो में यानी पूरा तस्वीर को एक दूर से देखेंगे तो गुजरात में विकास तो बहुत हुआ है। फिर भी ग्रोथ रेट महाराष्ट्र का गुजरात से ज़्यादा है महाराष्ट्र का। हाँ, बट महाराष्ट्र का कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटी ये वो उसमें वो बहुत सारे करप्शन के केसेस आ गए, घोटाले आ गए। गुजराती वैसे बहुत मेहनती लोग हैं, और कोई सरकार भी नहीं होगी तब भी वो विकास करेगी, ऐसा समाज है। तो इसीलिए उन्होंने उसमें थोड़ा और यानी नमक जोड़कर थोड़ा और थोड़ा रुचिदायक बनाया। एक और रेलेवेंट सवाल जो है आज के डेट में, आज आपने देखा वो किस तरह से किरण बेदी के ऊपर जो है, हाँ, वो उस तरह की खबरें हैं वो तो हास्यास्पद है कि देखिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास कभी कभी पुलिस का ये आती है कि आपने रेड लाइट क्रॉस किया, हमने कहीं किया ही नहीं, बट रिकॉर्ड में तो क्रिमिनल चार्ज है ना। तो ये ऐसी मामूली है, उसने ट्रैवल किया, उसको फर्स्ट क्लास J क्लास टिकट मिली, उसमें से उसने पैसा फाउंडेशन में डाल दी, ठीक है। आज पता लग गया तो वो लोग जिन्होंने कहा कि नहीं आप उसमें ट्रैवल करेंगे इसलिए दिया, वापस दे दो और इंटरेस्ट दे के कर दो, ऐसा कुछ छोटा सा जुर्माना है। अब इसको ऐसा पब्लिसाइज किया कि इनके कांग्रेस के पास और कुछ नहीं मिला। अभी किरण बेदी आखिर में पुलिस फोर्स में थी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत कि उससे ज़्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिल्ली पुलिस में नहीं है। फिर उसने जो कमाल का काम किया तिहाड़ जेल में, वो मैंने खुद जाकर देखा। और उसके यानी इस पर मैं तो समझता हूँ कि एक कलयुग में ये ऐसा कोई देखना कि कोई किसी के पास कोई बुराई नहीं होगी, बिल्कुल शुद्ध होगी, इतना सोचना चाहिए। इससे क्या उनकी भ्रष्टाचार का विरोध में कोई कम होगी? नहीं होगी, वो तो खुला, वो तो स्पष्ट बोलने वाली है। इससे तो कोई क्रिमिनल कुछ नहीं बनता है। अन्ना हजारे के बारे में आपको क्या रीडिंग है? अन्ना हजारे, मैं तो 2 बार MP था बॉम्बे से, तो महाराष्ट्र का मैं काफ़ी जानता हूँ, उनका नाम जानता हूँ। वो बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वो फौज में रहे ना, इसीलिए वो गर्म हो गए वो कश्मीर के मामले में
कि उसका खून उबल गया। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उसकी राष्ट्रवाद झुकाव है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। जहाँ तक वो किसी के हाथ में बिकेगा नहीं, उस पर मुझे संदेह नहीं है। परंतु अकेला रहा है। अब ये सारे वामपंथी लोग उसके इर्द गिर्द हो गए हैं, तो वही उनको ले डूबेगा। एक बात। दूसरा है कि उनका एक ही बात है, जन लोकपाल बिल, उसमें वो अधिकांश इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो भले कितना भी कहते रहे नहीं नहीं पूरा नहीं किया, उनका सारा मूवमेंट टेंटे फेस हो जाएगी। जैसे ये लोकपाल बिल आता है तो यह लोकपाल बिल आ जाए, उसमें जो मोटी बात है उनकी सैंक्शन, उसमें वास्तव में जन लोकपाल बिल की मैंने विश्लेषण किया, उसमें एक ही अच्छी बात है, बाकी सब कई ऐसी बातें मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कमेटी बनानी चाहिए, उसमें मैग्सेसे अवार्ड के लोग ही होनी चाहिए, नोबेल प्राइज के लोग होनी चाहिए। अरे कौन सी दुनिया में ये रहते हैं। बट एक बात उसमें बहुत अनिवार्य है, उसके बिना मैं काम कर रहा हूँ, बट वो होता तो बहुत तेजी से काम कर सकता हूँ। वो है एक लोकपाल के पास अधिकार होना चाहिए कि कोई पब्लिक का कंप्लेंट आए, किसी की अनुमति के बिना सीधा वो सीबीआई को कह सकते हैं इस पर जांच करो। आज मुझे सैंक्शन लेना पड़ता है और सैंक्शन महीनों चल जाती है। प्रधानमंत्री के साथ तो मेरे 1.5 साल गवाह मैंने कर दी राजा के सैंक्शन के लिए। तो इसीलिए वो बात आ जाए, उसमें कोई डाइल्यूटेड फॉर्म में भी आ जाए, तो मैं समझता हूं कि अन्ना हजारे की मूवमेंट के लिए और कोई औचित्य नहीं रहेगी। एक मैं आपसे खुलासा चाह रहा हूं, हाँ। जो आपको जरूर मालूम होगा। हाँ ये जो प्रणब मुखर्जी की जो चिट्ठी का जो पूरा मसला था जी, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पे तैयार किया गया था जी। इसमें प्रणब दा का कोई ज्यादा रोल था नहीं, और वो जो है एक ओएम है, कोई जैसा कपिल सिब्बल बता रहे थे देश को कि किसी निचले स्तर का ऑफिसर मूर्ख है, ऐसा पता नहीं कैसा बोलता है ये। हाँ, ये पढ़ा लिखा आदमी है, परंतु ये सारा पढ़ाई भूल गया उसने। देखिए ओएम जो है वो नोट और चिट्ठी डीओ इससे भिन्न है। वो इंटर डिपार्टमेंटल सलाह मशवरा होने के बाद, मंथन होने के बाद तैयार होती है, उसमें फाइल नंबर होती है, और मंत्री इसकी अनुमति दिए बिना वो क्लियर नहीं हो सकती। चिट्ठी जो साइन किया डिप्टी डायरेक्टर, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई चपरासी नहीं है। मेरा जब मैं मंत्री बना, मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर आई वो भी डिप्टी डायरेक्टर ने साइन किया है। तो ये सब बेकार है। ये है डॉक्यूमेंट। और आखिर में जो प्रणब मुखर्जी ने कहा, उसने कहा कि जो भी इसमें निष्कर्ष निकाले गए वो मेरे नहीं है, पर तथ्यों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये डॉक्यूमेंट वास्तव में महत्वपूर्ण है। वो तथ्य जो दिया है, कब मीटिंग हुई, कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उसमें क्या कहा गया, और आगे में एक निष्कर्ष है, यदि चिदम्बरम चाहते तो उसको तो ये घोटाला नहीं होता। ये चिट्ठी आपको मिली कहां से? ये वैसे तो एक व्यक्ति को आरटीआई में मिल गई थी, हाँ। परंतु पता नहीं वो उसमें जुलाई में मिल गई थी, वो बैठे रहा उसमें, पता नहीं किसको दिया, किसी अखबार वालों को दिया, पता नहीं। मैं तो सोचता पता नहीं वो आरटीआई में होता तो उसमें लिखा होता आरटीआई से, जो मैंने कोर्ट में पेश किया। वो आरटीआई तो आरटीआई है नहीं, वो तो आरटीआई नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आपको मिला है। आज हमारे एक देखिए देश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे अच्छा इसीलिए समझते हैं। एक तो मैं उन्हीं की भूमिका से हूँ। मेरे फादर इन लॉ आईसीएस में थे, मेरे फादर सेक्रेटरी थे, मैं दिल्ली में पढ़ा, मेरे क्लासमेट आजकल सीनियर सेक्रेटरीज बने हुए हैं, और उसके अतिरिक्त मेरे कई स्टूडेंट्स आज जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं। तो एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट, हाँ, एक जाल बिछाई हुई है मेरी, और उस जाल का लोग ये भी जानते हैं मैं किसी को कभी ये नहीं दिखावा नहीं करूँगा, उसको दिखा दूंगा नहीं, उसको एक्सपोज नहीं कर दूंगा, वो आए मैं रहस्य रखूंगा, तो लोग तो आकर देकर जाते हैं। चिदम्बरम के ऊपर फैसला होगा, दो स्थिति होगी,
आदर कोर्ट इनके ऊपर जांच के लिए कहेगी या फिर उन्हें कहेगी कि भाई जांच नहीं करना है। सीबीआई का एक तो रोल वो बड़ा संदिग्ध लगता है। नहीं, वो आश्चर्य नहीं है उसमें, क्योंकि ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स होम मिनिस्ट्री की उनकी कॉन्फिडेंस रिपोर्ट वही बनाते हैं। वो तो जन्म भर उनका पूरा करियर खराब कर सकते हैं, तो वो इसीलिए लगे हुए हैं। दूसरा है कि एक आंख का शर्म है, रोज चिदम्बरम सीबीआई डायरेक्टर का दफ्तर जो नॉर्थ ब्लॉक में है वो तो उसी लाइन में है जहाँ चिदम्बरम की दफ्तर है। हाँ, वो बुलाते रहता है, ये मामला वो मामला, और फिर पूछने लगता है। तो एक आंख की शर्म भी है। और सीबीआई जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे प्राइवेटली कहते हैं, कोर्ट में आते हैं कि इस यानी सख्त शब्द उपयोग करके कि ये जांच हो जाए फिर हम दिखाएंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है सीबीआई से करिए। और दूसरा है कि सरकार का पूरा यानी फैसला है कि चिदम्बरम को बचाना है, क्योंकि चिदम्बरम सबका फाइनेंस की अरेंजमेंट विदेशों में कैसा करना उसमें उसने मदद की है। एक हम लोगों ने स्टोरी की थी कि जब आपका केस जब शुरू हुआ, ही मेट वन ऑफ द लॉयर्स इस केस के ऊपर। उस लॉयर से जो है हम तक ये खबर पहुंची कि ही सेड कि भाई यू शुड फाइट माय केस। देन ही सेड कि ही कैन नॉट फाइट योर केस बिकॉज देयर इज नो केस, देयर इज नथिंग टू डिफेंड। नो दैट। सो व्हाइल टॉकिंग ही सेड कि कुछ लोग जो है अलमीरा से कपड़े निकालते हैं, मैं पूरी अलमारी गिरा दूंगा। मैंने ही वाज द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली वही डर है कि उसने साफ कह दिया है कि मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। हाँ, ब्लैकमेल, टोटल ब्लैकमेल। मतलब बड़ा कमीना आदमी है। उसके बैंक अकाउंट विदेशों में 50,000 करोड़ है, किसी मंत्री के पास इतना नहीं है। साउथ इंडिया में उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत है दुनिया भर के। साउथ इंडिया में बेंगलोर में इतनी ज़मीन खरीदी है उन्होंने, केरल में, तमिलनाडु में, महाबलीपुरम में। ओ तो अरे कोई हिसाब ही नहीं है। उसने तो हर चीज़ पर पैसा बनाया, सिर्फ इसमें नहीं। इसमें तो उसको पॉकेट मनी मिली है, बट वहाँ जो बड़े बड़े हैं वो स्टॉक मार्केट का घोटाला जब आएगा तो इसकी सारी जो ये प्रॉपर्टी है ये सब अटैच कर सकेंगे। चिदम्बरम अगर चले गए फिर उसके बाद आपकी लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी? मध्यावधि चुनाव आ जाएगी वो, क्योंकि फिर तो मैं समझता हूँ कि जो लोग करता धरता हैं कांग्रेस पार्टी में वो जान लेंगे कि मनमोहन सिंह के भरोसे में हम नहीं चल सकते। आज भी संदेह हो गया उनके ऊपर, संदेह हो गया। और मैं मनमोहन सिंह को इसीलिए डिफेंड कर रहा हूँ कि ये जाने से कौन आएगा? इससे तो अच्छा आदमी आने वाला नहीं है, कोई इससे अच्छा आदमी है ही नहीं यूपीए में। इससे बड़ा चमचा मिलेगा, इससे चमचा भी होंगे, बेईमान भी होंगे। ये तो कम से कम ईमानदार है, इसने एक पैसा नहीं लिया है। तो इसीलिए ये तो एक निर्णायक मोड़ पर हम खड़े हैं, भगवान तय करे। वो लोग अरविंदो ने कहा था कि 2012 से भारत में कायाकल्प होगा। देखते हैं क्या कायाकल्प होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने 2-3 बड़े बड़े खुलासे किए। पहला ये कि 2G के मामले में चिदम्बरम के बाद अगला निशाना रॉबर्ट वडेरा के ऊपर है। दूसरी बात, जो सोनिया गांधी के त्याग की बात थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया, उस पर उन्होंने बताया कि असल कहानी ये है कि इन्होंने कुछ कागजात, कुछ सबूत राष्ट्रपति के पास दिए, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ लेने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी, जिसे मैं कह सकता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक एक फाइटर रहे हैं। आज की यूथ के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, सारे लोग सुब्रमण्यम स्वामी को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज उन्होंने भारत की राजनीति, करप्शन, अन्ना हजारे, रामदेव के ऊपर अपनी बातें हम तक पहुंचाई।
आप चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी लगातार देखते रहिए। हम इस तरह के कार्यक्रम के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। भ्रष्टाचार का जड़ है सोनिया गांधी। मैंने त्याग कर दिया, सब झूठ है। ड्रग का नाम आना चाहिए। तो बुद्धू है, कभी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं।